You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. हमने कल YDSC में डिटेल्स बताया था आपको और प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें आपको बताई थी। आज हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इस मॉड्यूल में आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, इन YDSC wavelength of light used is lambda. The intensity at a point where path difference is 2 lambda, where path difference is 2 lambda, is found to be I naught. What will be the intensity at a point? What will be intensity at a point where path difference is lambda by 3, where path difference
is lambda by 3? ये क्वेश्चन है, ट्राई करोगे? चलो 1 मिनट इसको ट्राई कर लो, 1 मिनट, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अब हमने लगभग क्वेश्चन देख लिया है। देखो, बढ़िया, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। देखो, जब भी कोई भी YDSC में कुछ बोला ना जाए तो दोनों जो स्लिट्स होती है इनकी विड्थ को सेम लिया जाता है। स्टैंडर्ड डायग्राम जो होता है या फिर वाइट इंटरफेरेंस का भी क्वेश्चन हो, उसमें भी जब तक बोला ना जाए तब तक दोनों की इंटेंसिटी को सेम लेना है। ये S1 है, ये S2 है, दोनों का विड्थ सेम लेना है। इसकी भी इंटेंसिटी लेट से I0, ये भी इंटेंसिटी I0। और जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, हमने बताया था दो वेव्स अगर इंटरफेयर कर रही है तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर इंटेंसिटी हमारी n² टाइम्स I0 होती है। अगर n is the number of waves interfering constructively, then the intensity where they are going to meet is n² I0। अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की ये 4 I0 होती है। इतना भी मैक्सिमा यहाँ पर रहेगा, सबकी इंटेंसिटी 4 I0 होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो दिया गया है कि जहां पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा इज नथिंग बट n लैम्डा। पाथ डिफरेंस, इफ यू रिमेंबर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन था डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर 2 लैम्डा दिया हुआ है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और फाउंड टू बी I0, यहां पर ये जो I0 दे दिया, बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, तो उसमें इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी को I0 लिया जाता है और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसकी इंटेंसिटी को 4 I0 लेते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन में देखो एक छोटा सा ट्विस्ट किया और इससे ही से थोड़ा कंफ्यूजन का गुंजाइश होता है कि ये जो इंटेंसिटी है, दिस I0 is not the intensity of individual waves, that is the intensity of central maxima कायदे से, और मैक्सिमम जो हमारा मैक्सिमम बन रहा है उसकी इंटेंसिटी है, क्योंकि पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा जहां पर है वहां पर तो मैक्सिमम ही होगा। मतलब बेसिकली 4 I0 की जगह यहाँ I0 दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल इस सिचुएशन के लिए इंडिविजुअल इंटेंसिटी विल बी I0 by 4। अगर ये I0 दे दिया तो इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज इक्वल टू I0 by 4। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, I इज इक्वल टू I0 और 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये जो फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था, एक जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटरफेरेंस के लिए अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है I0 तो ये हमारा 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ये फॉर्मूला आता है। ये इसलिए आता है कि ये जो टर्म हमने लिखा है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब अगर यहां पर तुम देखोगे कि जब वो कह रहा है कि जहां पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है उसी की इंटेंसिटी I0 हो गई, तो ये फॉर्मूला कैसे रिड्यूस होगा? ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 5/2। और ये जो हमको दिया गया है कि जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा by 3 है,
तो हम लोग को एक रिलेशन पता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। दैट इज डेल्टा एक्स rather phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. Phase difference is equals to 2 pi by lambda into path difference. तो यहां पर डेल्टा एक्स हम फाई निकाल लेंगे और डायरेक्टली इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तुम्हारा वहां इंटेंसिटी पता चल जाएगा। क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं होंगे, बस एक बार जब तुम लोग ब्राउज करने लगोगे तो छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर हमको रियलाइज करना पड़ेगा, अपने सारे कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में पाई हमारा क्या आ जाएगा, सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, लैम्डा विल गेट कैंसल्ड, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब फाई का वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, 5 ये हमारा कॉस स्क्वायर 5/3 60 डिग्री, 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है? इसी तरह का एक और क्वेश्चन मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि वाईडीएससी में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, जो दूसरा मैक्सिमा होता है वो यहां से बीटा डिस्टेंस पर होता है, जो मिनिमा होता है वो बीटा बाई 2 डिस्टेंस पर होता है। अगर हम बीटा बाई 4 या 3 बीटा बाई 4 डिस्टेंस ले ले, वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, फाइंड द इंटेंसिटी एट y is equals to beta pi 4, y is equals to 3 beta by 4 if central maxima has intensity I naught। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब फिर से मैंने पिछली वाले क्वेश्चन को रिपीट किया है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी को आई नॉट लेने का मतलब है इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 होना। और ये जो फॉर्मूला जो जनरली हम लोग याद रखते हैं, आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्मूले में। चलो ट्राई करो इसको एक बार। दो पार्ट है, दो अलग अलग आंसर्स आएंगे, एंड आंसर विल बी सिंपली इन टर्म्स ऑफ आई नॉट, और कोई इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं आना चाहिए।
ओके, हाँ बताइए फिर से फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? I0/2। ओके, सेकंड वाले का? दोनों का सेम ही आएगा ना। ओके, और किसी ने क्या? हाँ पार्थ आप बताएं। हाँ सर, I0/2। ओके, बाकी लोग? नीरल, दिशा, तनुश्री, देखिए ये y के वैल्यूज हैं एंड इफ यू रिमेंबर ये नियर बाई पॉइंट्स हैं, तो डेल्टा x जो कि हमारा d साइन थीटा वो d tan थीटा भी लिख सकते थे। नियर बाई पॉइंट्स के लिए अप्रोक्सीमेशन वैलिड है और इसी से हमारा ये फॉर्मूला dy/d आता है। ये हमारा डेल्टा x होता है। अब y का वैल्यू एक बार हमने β/4 लिया है, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो, डेल्टा x1 कैन बी रिटन एज d/d इंटू बीटा लैम्डा d/d होता है, तो लैम्डा d/d और बाई 4 का टर्म है, तो ये d से ये d कैंसिल आउट होगा। क्लियरली हमको दिख रहा है λ/4, मतलब वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? λ/4। सिमिलरली दूसरे के लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा x2, ये हो जाएगा d/d इंटू d लैम्डा d/4 हो जाएगा 3 λ/4। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, मैं यहीं पर निकाल रहा हूं। देखो, phi1 कैन बी रिटन एज 2π/λ इंटू λ/4, दिया जाएगा π/2। π/2 और सिमिलरली phi2 अगर निकालोगे तो ये 2π/λ इंटू 3λ/4, लैम्डा विल गेट कैंसिल्ड, ये हो जाएगा 3π/2। All you have to do is to just use the same result, I is equals to I naught cos square phi/2 and put this value phi1 and phi2। cos π/2 का जो वैल्यू होता है, आई मीन π/4 का जो वैल्यू होगा, 3π/4 में भी वही वैल्यू होगा। स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस का जो फर्क है वो खत्म हो जाएगा, तो दोनों में ये आंसर सेम ही आने वाला है, I0/2। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर स्क्रीन के कितना इंटेंसिटी होगा ये निकाल सकते हैं। हमने ये बीटा के टर्म्स में दिया है, अगर मान लो बीटा के टर्म्स में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तब भी फिर हम लोग को उस केस में लैम्डा वगैरह की जरूरत पड़ेगी। वेवलेंथ क्या है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, वो सब की जरूरत पड़ेगी। बट अप्रोच इज गोइंग टू बी द सिमिलर। यहाँ पर हमने लैम्डा डी ये सब नहीं दिया था, तो बीटा के टर्म्स में दे दिया ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो। तो स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर अपने को इंटेंसिटी निकालनी हो तो अपन निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 4I0 और I0 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन है, सिंपल ही है, लेकिन बच्चे मैं कुछ कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जैसे दो लाइट्स हैं, एक है इंटेंसिटी I और दूसरे की इंटेंसिटी 4I, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। ये टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, आपको बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम
minimum intensity on the screen. Okay. ये सिंपल है, बट फिर भी बाकी सब लोग से उम्मीद है कि सब लोग कुछ करें. ओके, देखिए IMAX इसका जो फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन इसका जो फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर. इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ये वही जनरल फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है. ये भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था. सिंपली यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द रिजल्ट. तो इसको यूज करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. तो आइए, ये हमारा 2 2 3 9 आई कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये अगर इसको निकालेंगे तो सिंपली आई रेशियो आ जाएगा 9:1. हाँ, जैसे देखो एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने कहा था डेटा देके क्वेश्चन पूछा जाएगा. एक डेटा देके क्वेश्चन पूछता हूँ. ये समझ आया होगा ना. ये तो फॉर्मूला है बच्चे, ये आप याद रखिएगा. पिछले दिन का जो इंटरफेरेंस वाला जो डिस्कशन कराया था ना हमने, उस दिन जिस दिन जूम पर क्लास हुई थी, उस क्लास का क्लास नोट्स मैंने भेजा हुआ है. उसको एकदम याद रख लो. उसका एक एक फॉर्मूला हमने समरी बनाई थी. हमने कोई डेरिवेशन उस दिन नहीं कराया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट फॉर्मूले आने हैं, तो वो फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए. डेरिवेशन से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है, मानते हैं हम, लेकिन डेरिवेशन को अगर तुम एक साथ लेके चलोगे तो और बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है, और डेरिवेशन की कहीं भी जरूरत नहीं है. तो वो फॉर्मूले याद रखो. एक क्वेश्चन देखो, YDS स्मॉल d is equals to 2 millimeter, capital D 2 meter, lambda 500 nanometer. Two slits की intensity of two slits is I0 and 9I0. Find intensity at y is equals to 1/6 मिलीमीटर. ये हमने बीटा के टर्म्स में ना देखे, सीधे वैल्यू दे दिया. और एक बार में जो ये बच्चा क्वेश्चन करेक्ट करेगा, मतलब उसको सारी बातें अभी तक जितनी भी बताई गई हैं वो कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें लगभग हमने एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक जितने डिस्कस हुए वो एक साथ पूछ दिए. ट्राई करो. ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं. हो सकता है किसी ने सॉल्व भी किया हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता. ट्राई दिस.
ओके, दो बच्चों ने कर लिया है, 1 मिनट और। ये आपके ट्राई योर सेल्फ में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं बोलूंगा कि कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल, ट्राई योर सेल्फ, ये सब सॉल्व करना, क्योंकि वाईडीएसए में पढ़ने पर्टिकुलरली देखा है लेवल 1 लेवल 2 इसमें क्वेश्चंस काफी बढ़िया है। ज्यादा क्वेश्चंस मतलब टोटल एकदम से वाईडीएसई पर ही सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो काफी बढ़िया है, तो एक बार उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, क्या आंसर है एवरेज बताइए? 7 I know. तो इंटेंसिटी is 7 I नॉट। बाकी लोगों का भी सेम आंसर है? 13 हाँ I सर, बढ़िया बढ़िया। फिर 7 I नॉट आया। हाँ 7 I नॉट, 7 I नॉट ही लिखा है हमने। मेरा 13 आया। ओके, एक मिनट मैं देता हूँ आंसर। 7 I नॉट, 13 I नॉट। श्रद्धा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि बीटा के टर्म्स में अगर दिया रहता ना तो काम हमारा थोड़ा जल्दी होता है। अब तुमको यहाँ पर चलिए मैं करता हूं, ध्यान से देखिए। ये हम लोग को y का वैल्यू दिया 1/6, तो डेल्टा x, और ये बहुत छोटा वैल्यू है, तो डेफिनेटली डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी tan थीटा, ये हम लोग यूज करने वाले हैं। ये अप्रोक्सीमेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई डी। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी का वैल्यू है 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ इंटू y 1/6 मिलीमीटर 10⁻³ अपॉन 2 मीटर, डायरेक्टली 2 लिख दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 1/6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये पार्ट डिफरेंस फाई कितना हो जाएगा? सो फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई ऑन लैम्डा 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1/6 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻3, और ये अगर सॉल्व करेंगे तो 5 × 36, 3000 का टर्म दिख रहा है अपने को। सो 2 पाई डिवाइड बाई 3000 इंटू 10⁻3, ये हमारा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये फेज डिफरेंस आ गया। नाउ इंटेंसिटीज आर नॉट सेम, तो यहाँ पर वो 4I0 और I0 ये सब फॉर्मूला चलेगा नहीं, तब क्या लगेगा? जनरल फॉर्मूला चलेगा। जनरल फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √/ I1 I2 cos phi, ये सबसे पहला फॉर्मूला था, और इसी के सारे अलग अलग रिजल्ट्स आए थे जब ये सेम हो जाते थे। अब एक की इंटेंसिटी I0 है, दूसरी की 9I0 है, पुट द वैल्यू, तो I0 प्लस 9I0 प्लस 2, I0 9I0 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा 3I0 cos phi 2 पाई बाई 3 है, सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा है, cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना? 120 डिग्री, 90 प्लस 30, sin 30 का वैल्यू 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2। सो 9 और 10I0 माइनस 1/2 करेंगे तो 3I0
इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7I0 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आपने लास्ट में जाके मिस्टेक किया है, फिर तो ऐसा लग रहा है। वो फॉर्मूला में 5/2 ले लिया। नहीं, इस फॉर्मूला में 5/2 नहीं ले सकते ना, ये तो cos 5 फॉर्मूला होता है। हाँ वो जो याद फॉर्मूला नहीं। लिस्ट में दिया है, हाँ, तो वो ये 5 होता है बच्चे। और यहाँ पर फिर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले, दोनों को सेम ले लें, तो 1 + cos 2 थीटा का टर्म आता है, तो उसको 2 cos स्क्वायर थीटा/2 लिखते हैं। तब वो cos स्क्वायर में जब आता है तब 5/2 का टर्म आ जाता है। cos में तो हमेशा 5 आता है। तो देखो ये क्वेश्चन एक साथ कितनी सारी चीजें डिमांड कर रहा था आपसे। पाथ डिफरेंस तुम लोग निकाला ही, उससे फेज डिफरेंस निकाला, फिर ये सबसे बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन है। तो फॉर्मूले के कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, बच्चे कहते हैं कि सर हमको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। यही सीखना होता है क्लास में। फॉर्मूला तो तुम खुद से याद करोगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है यही क्लास में सीखते हैं। हमको अगर सारे फॉर्मूले पता है तब हम रियलाइज कर सकते हैं कि जब इंटेंसिटी सेम है तब तो 4I0 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जब इंटेंसिटी अलग अलग है तो वो जो फॉर्मूला जहां से आया है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेसिक। अच्छा क्वेश्चन ये। एक और क्वेश्चन लो, और मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा रियलाइज करना है क्या, वो एक बार देखो तो। वेट, इसके बारे में कल हमने हिंट किया था। ये मिसिंग का क्या मतलब है, कौन बताएगा? Destructive interference. तो देखो यहाँ पर व्हाइट लाइट यूज हुआ है, ठीक है, वेरी गुड श्रद्धा। व्हाइट लाइट यूज हुआ है और हमने आपको बताया था कि जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही व्हाइट होगा, बाकी उसके बाद अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सॉरी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर कोई वेवलेंथ मिसिंग है, यानी कि उस पॉइंट पर उस वेवलेंथ का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो at a point directly in front of one of the slit certain wavelengths are missing. The missing wavelengths are, अब इसके लिए हमने कंडीशंस आपको कल बताए थे। इफ यू सी, तुम लोग पहले इसको ट्राई करो कि सब कुछ हम ही बता देंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे। हमने ऑलरेडी सारा कुछ किया हुआ था कल, तुम लोग बताओ कि ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे। कल ही के डिस्कशन में लगभग जितनी बातें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो सब हमने कराई है।
if you remember, Sir, first or third option? okay, why not second? एक बार देखो ध्यान से, अपने को किसी भी एक स्लिट के सामने, मतलब ये जो डिस्टेंस है y, ये हमारा स्मॉल d by 2, सिंपल। तो डेल्टा x इज इक्वल टू dy by d, y का वैल्यू अगर d by 2 डाल दें तो d स्क्वायर अपॉन 2d, ये हमारा पाथ डिफरेंस होता है। और मिसिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n-1 या 2n+1 लैम्डा बाई 2, ऐसा हम डाल सकते हैं। और ये हमारा d स्क्वायर बाई 2d के बराबर। नाउ यहां पर 2 विल गेट कैंसिल्ड इफ यू सॉल्व फॉर लैम्डा, तो लैम्डा हमारा हो जाएगा d स्क्वायर बाई d इंटू 2n-1। अब ये 2n-1 को तुमको देखना है एक ऑड नंबर की तरह। ये 2n-1 जो है ना, ये ऑड मल्टीपल्स, ये ऑड नंबर है। मतलब ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये टोटल 2n-1 1 ले सकता है, 3 ले सकता है, 5 ले सकता है, 7 ले सकता है। यू हैव टू सी दिस एज ऑड नंबर। तो यहाँ पर अच्छा, स्लिट के बीच का सेपरेशन हमको b दिया गया है और ये स्मॉल d दिया गया है। वो नोटेशंस थोड़े से अलग अलग दिए गए हैं स्टैंडर्ड नोटेशन से, मैंने स्टैंडर्ड नोटेशंस के टर्म्स में किया। तुम चाहो तो b स्क्वायर बाई डी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये b स्क्वायर बाई डी ये भी सेटिस्फाई करेगा, 3 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 5 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 7 होता तो 7 भी सेटिस्फाई करता। ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टू एन माइनस वन नहीं देखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब मैं तुम लोग को बताऊंगा, आपको मिल जाएंगे, जिसमें अपने को n से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो टर्म एक ऑड नंबर लेता है, ये मैटर करता है। कुछ क्वेश्चंस इस बेसिस पर और हैं और मैं बताऊंगा जैसे जैसे। एक कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स, वो डिस्कस करने के बाद कुछ और क्वेश्चन है जो मैं दिखाऊंगा। ये बात समझ में आई कैसे ये ऑल ऑफ दिस हुआ? क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ट्राई दिस वन। ये भी वैसा ही है, मतलब हर क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम क्वेश्चन का सिर्फ वैरायटी देखो। मैं यही कहता हूँ YDSC में अपने को वेरिएशन बहुत सारे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को अगर मैं कराने बैठूं तो 3-4 दिन तो सिर्फ YDSC की वेरिएशन क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है। तो तुम लोग क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और कनेक्ट करने की कोशिश करो कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कैसे रिलेट हो रहा है। ये देखो ये क्वेश्चन सिर्फ देखो और बताओ कि क्या पिछले वाले क्वेश्चन के साथ ये रिलेट हो रहा है क्या। और अगर कनेक्ट हो पा रहा है तो इसका आंसर निकाल के भी दिखा दो।
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। गुड। श्रद्धा, क्या आंसर आया श्रद्धा आपका? 500. ओके, बाकी लोग का सेम आंसर है। हाँ सर। गुड। तो अनुश्री, आज एक भी आंसर नहीं किया आपने। दिशा, कोई आंसर नहीं आ रहा, कैसे चलेगा बताओ? अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का क्या मतलब? व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी? इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि जहां पर होल है वहां पर जिस वेवलेंथ के कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वही हमारा उस होल से पास करेगा। Which wavelength passing through the hole has strong intensity? That means constructive interference जिसके कारण होगा उसी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, अब यहां पर हमको y का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और बाकी सारे क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं। स्मॉल d ये दिया गया है 0.5 मिलीमीटर, कैपिटल D हाफ मीटर। तो डेल्टा x, क्योंकि वेवलेंथ हमारा व्हाइट कलर यूज किया गया है, व्हाइट लाइट सॉरी, तो इसलिए सारे वेवलेंथ इसमें है। तो डेल्टा x में पहले निकाल लेता हूं। डेल्टा x हमारा क्या होता है? ये होता है dy/d। तो d का वैल्यू है 0.5, इसको 1/2 कर लो, ज्यादा बेटर होगा, इंटू 10⁻³ इंटू y 10⁻³ डिवाइड बाई d, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। नाउ इस पॉइंट पर ये जो डेल्टा एक्स हमने निकाला है इसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही कंडीशन होना, मतलब डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू n लैम्डा और लैम्डा कैन बी रिटन एज 10⁻⁻6 अपॉन n। हमारे जो वैल्यूज दिए गए हैं वो नैनोमीटर में है, तो 10⁻⁻6 को 10⁻⁹ में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ बाई n। अब n हमारा क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, यानी n हमारा ले सकता है 1, n कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 10⁻⁹ नैनोमीटर में दे देगा, 10⁻³ मतलब 1000 बाई n, और ये हमारा हो जाएगा नैनोमीटर। जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हमारा उस रेंज से जिसमें हमारा व्हाइट लाइट होता है 400 to 700 उससे बाहर चला जाएगा रेंज। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, वट एवर बी द लैम्डा दैट इज कमिंग दैट इज नॉट इन द रेंज, तो ये आंसर नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 2, जो लैम्डा आएगा वो हमारा आएगा 500, ये रेंज में है, ये हो सकता है। n इज इक्वल टू 3 भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता था, लेकिन इसके लिए अगर तुम लैम्डा को देखोगे, लैम्डा हो जाएगा 333.33, ये रेंज के बाहर चला गया, क्योंकि 400 to 700 के बीच में ही अपने को लाइट चाहिए। तो सिर्फ n इज इक्वल टू 2 ही एक्सेप्ट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग 500 नैनोमीटर वाला डेटा सही होगा। तो देख रहे हो, सिर्फ फॉर्मूले याद होने से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, अपने को एक आइडिया होना चाहिए कि ये n जा रहा है तो n क्या वैल्यू ले सकता है, n ऑड नंबर है, n इवन नंबर है, n इंटीजर है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। कुछ क्वेश्चन आपसे ये सब चीजों की डिमांड करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपली फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ऐसे मिलेंगे आपको। लेकिन जो बाद के अच्छे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन?
कल आपको बताया था कि जब मीडियम चेंज या लाइट चेंज करते हैं या मीडियम चेंज करते हैं तो कैसे नंबर ऑफ फ्रिंज चेंज होते हैं, उसका भी क्वेश्चन एक देखो। उस पैटर्न पर भी एक क्वेश्चन आपको अभी शेयर करता हूं। ये सब आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चन में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बाहर के क्वेश्चन नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने देखा है आपके मॉड्यूल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। See this one, this is not a very difficult one, बट हमको पता नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बढ़िया। In YDSC, 12 fringes are obtained in a certain fragment of a screen when the light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400, the number of fringes observed in the same segment of the screen. तो बेसिकली एक पार्ट है स्क्रीन का जहां पर 12 फ्रिंजेज आ रहे थे जब वेवलेंथ 600 था। जब तुम वेवलेंथ कम करोगे, ऑब्वियसली बात है कि जो फ्रिंज विड्थ होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ ज्यादा था तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा था, तो कम फ्रिंजेज उस रीजन में आएंगे, और जब हम वेवलेंथ घटाएंगे तो उसी रीजन में ज्यादा फ्रिंजेज आ जाएंगे। तो इसको अगर हम रिलेट करना चाहें, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब नंबर n इज इक्वल टू, मान लो d वो डिस्टेंस है या y या कुछ भी एक वैल्यू दे दो इसको, जिस रीजन में अपने को नंबर ऑफ फ्रिंजेस का काउंट दिया गया है, दैट n इज इक्वल टू, लेट्स से उसको हमने डिनोट कर दिया y से, पाई बाय बीटा, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ऐसे ही अगर मीडियम में डिप कर दिया जाए, तो जैसे यहाँ तो डायरेक्टली उसने कम कर दिया, अगर मीडियम में भी डिप करेंगे तो यही कुछ होता है, वेवलेंथ 1/μ से रिड्यूस हो जाता है। तो वहां भी ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन, ये इससे बच्चे मेरे से बहुत बार इसका डाउट पूछ चुके हैं। वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि बच्चों को थोड़ा भी क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा सोचने का बात आता है तो तुरंत डाउट बना देते इस क्वेश्चन को। मैंने अभी तक वही सारे क्वेश्चन तुम लोग से शेयर किए हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने मेरे से डाउट में पूछा था। ये देखो एक क्वेश्चन, ये भी कल इसके बारे में बताया था।
इस क्वेश्चन का भी हिंट कल के क्लास में दिया गया है. ट्राई दिस वन. गुड. बहुत जल्दी. दो लोगों ने कर दिखाया. मैं 1 मिनट इस पर और टाइम दूंगा. ट्राई एवरीवन प्लीज. और जो बच्चे एक बार भी आंसर नहीं कर रहे प्लीज वो लोग ट्राई करें. अब बहुत टाइम हो रहा है, अब आंसर करना पड़ेगा. लगभग 5वां 6ठा क्वेश्चन से ज्यादा चल रहा है ये. आठवां क्वेश्चन हो गया. सिर्फ वही रेगुलर 4 बच्चे आंसर के लिए हैंड रेज कर रहे हैं. बाकी बच्चों से मैं बार बार उम्मीद कर रहा हूँ किस बार उनके हैंड रेज होंगे. हो नहीं रहे उनके हैंड रेज. चलिए श्रद्धा आप बताएं क्या आंसर है इसका. X by कौन सा? X by V. एक्स बाई वी. ओके. बाकी सब लोग सेम आंसर आया है. हाँ सर. हाँ सर. ओके. देखिए इन YDSC स्क्रीन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ कांस्टेंट स्पीड. ये सब चीजें सिर्फ परेशान करने के लिए है. इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं है. बस यही बात है कि स्क्रीन को यहां ना रख के यहां रख दिया जाए और उसमें एक वेलोसिटी का टर्म डाल दिया सिर्फ परेशान करने के लिए, और कुछ है ही नहीं इसमें. हमने कल इसके बारे में बताया था कि अगर स्क्रीन को शिफ्ट किया जाए तो क्या होगा. पर इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड प्लेन इज x. एट ईच को जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज लाइंग एट अ पॉइंट a. मतलब ये y इज इक्वल टू बीटा है. सी अभी का जो सेपरेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी बीटा होगा वही है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा. तो यही हुआ. आफ्टर हाउ मच टाइम द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा लाइज एट पॉइंट ए. तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो तुम बीटा का एक बार एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. तो ये होता है लैम्डा डी बाई डी. कल भी इस बारे में हमने बात करी थी. तो जब डी हमारा बढ़ेगा तो बीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा. यानी कि जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है ये सेंट्रल लाइन से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. यानी कि जो मिनिमा पहले यहाँ पर था ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा. तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद इसी पॉइंट पर मिनिमा आ जाए. तो मिनिमा का डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या इतना है सेंट्रल मैक्सिमा से. उस समय जब ये स्क्रीन कहीं यहां पर होएगा. अब ये जो नया डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, इसको मैं x डैश से डिनोट कर देता हूँ x डैश. लेकिन ये तो पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से जो मिनिमा होता है जो कि सामने ही बन रहा है इसी पॉइंट पर बन रहा है
तो इसका जो डिस्टेंस होता है, जो नया हमारा बीटा होगा उसका हाफ होना है, यानी कि लैम्डा एक्स डैश अपॉन 2d। और ये पहले लैम्डा डी की जगह एक्स लिख लो, डी की जगह एक्स लिख लो, लैम्डा एक्स अपॉन डी। तो ये दोनों सेम डिस्टेंस, बेसिकली ये जो था, ये जो बीटा है और ये बीटा डैश बाई 2 ये सेम डिस्टेंस सिग्निफाई कर रहे हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हमारा एक्स डैश जो है वो 2x के बराबर आ जाएगा, यानी कि कायदे से ये जो स्क्रीन है वो x डिस्टेंस पीछे का ही है। अब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टाइम कितने देर के बाद ऐसा होगा, x बाई v करना ये सबको आता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि तुमको देख के ही दिमाग खराब हो जाए कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। YDSC में वेरिएशन का कोई लिमिट नहीं है, मैंने खुद देखा है, इंजीनियरिंग मेडिकल में भी इतने सारे वेरिएशंस है। तो आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, समझिए, और जो भी आपको बेसिक्स बताए गए हैं उसके बेसिस पर आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसमें नयापन कुछ नहीं है कि सर एक और नया कॉन्सेप्ट अभी सिखाना बाकी रह गया बोल के इसके क्वेश्चन नहीं बन रहा। जो बाकी है वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन जहां तक बताया है वो मोर देन एनफ है 80-90% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जैसे ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया, अनसिमेट्रिकल पोजीशंस हो गए, तो उसमें कैसे डील करना है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो YDSC में ये जो एक दो और क्वेश्चंस एक्चुअली होने चाहिए थे, ठीक है, मैं पहले जो और एक दो वेरिएशन है बता देता हूँ। एक वो वाले क्वेश्चन में नहीं कराया, माइका शीट जो इंसर्ट करने वाला जो है, मेरे को दिखा नहीं, रुक जाओ। एक क्वेश्चन उस पर हो जाए तो अच्छा है। अभी एकदम से दिख नहीं रहा बच्चे, वो करा देंगे। माइका शीट पर कैसे शिफ्टिंग होती है कल हमने बताया था, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस से कितना शिफ्टिंग होगा वो भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर तुम देखो ये कल वो क्वेश्चन दिख जाता तो उसका डिस्कशन भी हो जाता। जस्ट वेट अ मिनट, चलो फिर से एक बार लिख ही देता हूँ, एक बार और लिख देंगे तो तुम लोग को क्या क्या बातें हुई थी उसके लिए देखो। हाँ, ये जो y जो है इन टर्म्स ऑफ बीटा भी दिया जा सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा अब उस पोजीशन पर चला गया है जहां पहले 5वां ब्राइट फ्रिंज था, तो सीधे 5 बीटा से उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज इट इज गेटिंग शिफ्टेड, अगर वो निकालना हो तो बीटा से डिवाइड कर देंगे। ये जो y का वैल्यू हमारा आया है μ-1t d/d, अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट बस लिख लेने दो, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, वैसे बहुत ज्यादा ये काम नहीं आएगा, मैं तुम लोग को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू, जैसे 5 फ्रिंज शिफ्ट हो गया तो बीटा से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब μ-1 t d अपॉन d डिवाइड बाई बीटा, बीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 5। जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि एक स्लिट माइका शीट हमने यूज किया और सेंट्रल मैक्सिमा जो है
वो अब उस पोजीशन पर चला गया है जहां पांचवा मैक्सिमम पहले बन रहा था, बेसिकली 5 बीटा से शिफ्ट कर गया है। तो इसको हमने 5 बीटा के साथ इक्वेट कर दिया, बस यही बात। तो क्या है वेवलेंथ या थिकनेस, ऐसा कुछ तो अपन वैसा कर सकते हैं। YDAC में ही इंटरफेरेंस कायदे से इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑब्लिक। जैसे मान लो हमने अभी तक सिमेट्रिकल चीजें रखी हुई हैं, अगर सिमेट्री ना हो तो क्या होगा? दैट मीन्स इस तरह का सिचुएशन है और लाइट रेज कुछ ऐसे आ रही है। ये लाइट रेज पहले पैरेलल ही है और इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, S1 S2। अब यहां पर जो वेव्स आ रही हैं इनमें पहले ही एक पाथ डिफरेंस का टर्म आ चुका है। रिमेंबर नाउ इफ दे आर गोइंग टू इंटरफेयर एट दिस पॉइंट, तो यहां पर मान लो ये पॉइंट का हमने नाम दे दिया O, तो यहां पर इनका पाथ डिफरेंस सेम नहीं होगा, आई मीन 0 नहीं होगा। एंगल्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे ये एंगल दे दिया है थीटा, अल्फा ले लो, अल्फा। अल्फा लेट्स एज्यूम दिस लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि हमारा इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। तो सबसे पहले तो याद रखो कि इस तरह का जब अनसिमेट्री हो या सोर्स हमारा ये बिल्कुल जो बीचों बीच है ये थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया, इसको भी बोल सकते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। तो सेंट्रल मैक्सिमा जहां पर बन रहा था वहां नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशन यही है कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस यहां पर 0 हो। इसके बाद पाथ डिफरेंस 0 हो रहा है, ये पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन इनिशियली देयर इज अ पाथ डिफरेंस, वो 0 नहीं है। इनिशियली ये अगर इसको नाम देते फर्स्ट वेव, इसको नाम देते सेकंड वेव, तो सेकंड वेव से फर्स्ट वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो थोड़ा, पाथ जो कवर्ड है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? सेम अप्रोच परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर ये सेपरेशन D है तो देखो ध्यान से, मैं फिर से ये डायग्राम बना सकता हूं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, और ये पूरा सेपरेशन D है। तो ये जो डिस्टेंस है ना दिस, ये क्या होगा? तो ये एक तरीके से हाइपोटेनियस है और ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। तो ये जो पाथ डिफरेंस इसको हम लोग लिख सकते हैं D sin अल्फा। अगर यहां पर नहीं समझ आया तो मैं फिर से यहां पर बनाता हूं। ऑब्लिक इंसिडेंस की बात हो रही है। ये सिचुएशन है, ये एंगल है अल्फा, ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा, दोनों के बीच का सेपरेशन इसको बोलते हैं D। और जब भी हमको इस तरह से पाथ डिफरेंस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और उसके पहले हम मान के चलते हैं कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि इसके पहले ये दोनों इन्फिनिटी से एक तरीके से आ रहे हैं, पैरेलल है तो वेरी फार से आ रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। बस इसने इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो लाइक दिस। लाइक दिस
ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। अब एंगल्स के बारे में एक बार देखो, ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा। और ये डिस्टेंस डी है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ वर्क करेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया इस वेव ने, ये कितना हो जाएगा? यही तो हो जाएगा डी साइन अल्फा। फाइन। तो एक ऊपर वाली वेव का एडिशनल पाथ डिफरेंस है। इस पाथ डिफरेंस को अगर मिनिमाइज करना हो, अगर जीरो करना हो, तो डेफिनेटली पहले तो यही पूछा जाएगा, तुम लोग से इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट करेगा या उसी पोजीशन पर रह जाएगा। तो सबसे पहले तो याद रखो कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए। और S1 और S2 का इसके बाद जो वेव ट्रेवल करके वो तक जा रही है उसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा, बट देयर इज ए इनिशियल पाथ डिफरेंस जिसके कारण फेज डिफरेंस हो चुका है, जिसके कारण वहां पर मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा तो हो सकता है, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं हो सकता। तब क्या करेंगे? तब हमको किसको बढ़ाना चाहिए? मान लो अगर हम पी पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए? सोच के बताओ। ऊपर। ऊपर। क्यों? S1 पहले ज्यादा चल चुका, अब S2 को ज्यादा चलाना पड़ेगा। बराबर, बिल्कुल सही बात है। देखो सेम पॉइंट पर तो रह नहीं सकता, हमने ये बात तो 10 बार रिपीट कर दिया। दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ऊपर शिफ्ट करो या नीचे शिफ्ट करो। अब हम देख रहे हैं कि तुम अगर नीचे शिफ्ट करते हो तो S1 वाले से जो वेव नीचे की तरफ आएगी, सपोज तुम यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ से जो वेव, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो दो वेव इंटरफेयर करेंगी, इसमें ऊपर वाले का वेव ले, ये पाथ डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, पहले से ही ऑलरेडी ज्यादा था और तुमने एक्स्ट्रा दे दिया उसको, ये जीरो कैसे होगा? यानी कि ये नहीं होगा। हमको एक पॉइंट, हमको उसको बढ़ाना है, S2 को बढ़ाना है। S2 से हमारा जो वेव निकल रहा है उसके पाथ डिफरेंस को, पाथ डिस्टेंस को इतने से ही बढ़ाना है, तो हमको डेफिनेटली वो पॉइंट जो लेना पड़ेगा वो ऊपर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ऐसा मत समझना कि ऑब्लिक में हमेशा ऊपर शिफ्ट करता है, ये ऑब्लिक ऐसे भी दिया जा सकता था ऊपर से। तो जैसे ये हमारा वेव है, जो जिसका पाथ लेंथ ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि ये किधर शिफ्ट करेगा, और हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कहाँ शिफ्ट करेगा। कैसे? मान लो ये पी पॉइंट पर शिफ्ट किया, पी पॉइंट पर जो लाइट वेव जा रही है इसके बाद, और अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, ये एंगल को मैं कुछ देर के लिए बीटा मान लूं, लेट से बीटा, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये हम लोगों ने निकाला हुआ है परपेंडिकुलर, ये हमारा डी साइन थीटा होता है, इसी को डी टैन थीटा भी लिखते हैं, लेकिन थीटा की जगह तुमने बीटा लिख दिया है। तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा इसको मैं डेल्टा एक्स डैश से डिनोट करता हूँ। ये ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा है तो इसको डेल्टा एक्स ही लिखो। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन बीटा। अब इससे ये ज्यादा हो गया और ये डी साइन अल्फा से ये ज्यादा हुआ था। अभी हमको टैन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों का पाथ डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा एक्स, तो देखेंगे कि इसके पहले इसने सेम ही चला है और इसके बाद भी ये सेम चल रहा है। ऊपर वाले का कितना एक्स्ट्रा था? डी साइन अल्फा। दूसरे वाले का कितना एक्स्ट्रा है? डी साइन बीटा। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस जीरो होने से ये बात हो जाएगा, यानी कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मतलब कि जितना एंगल पर ये इंसिडेंट हो रहा है, इसी लाइट को आगे की तरफ प्रोसीड कर दो और जहां पर ये मीट करेगा वहीं पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएगा। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। ऑब्लिक इंसिडेंस में जो लाइट रेज जा रही है उसी को आगे एक्सटेंड करके, जहां पर वो सेंट्रल लाइन से उसको एक्सटेंड करके जहां पर वो स्क्रीन को हिट करेगा उतने एंगल पर सेंट्रल मैक्सिमा उसी पॉइंट पर शिफ्ट होगा। बिल्कुल बिना हेजिटेशन के हम इस बात को बोल सकते हैं। सारी बात समझ में? तो आपको करना क्या होगा, देखो ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं कि एक पैरेलल इन दोनों के लाइट रे को ऐसा ड्रॉ करो
जो यहाँ से पास करे, और यहीं से इसको ऐसे लेते चले जाओ। ये जहां जाएगा, स्क्रीन को जहां हिट करेगा, यही हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ताकि ये जो अल्फा है, ये जो एंगल हमने अल्फा लिया था, यही हमारा बीटा होना चाहिए, यही हमारा अल्फा होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा होगा, तो ये पॉइंट हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का। अगर नीचे की तरफ ऐसा ऑब्लिक होता तो नीचे की तरफ उसको उसी तरफ एक्सटेंड कर देते, और जहां पर वो हिट करता वही हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन होगा। जनरली ये एंगल छोटे होते हैं, हमने थोड़ा बड़ा एंगल दिखाया ताकि समझ में आए। तो ऑब्लिक इंसिडेंस को कैसे देखना है, एक्स्ट्रा एडिशनल पाथ डिफरेंस क्यों आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा क्यों शिफ्ट हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हुआ, क्या इतना समझ आ गया? अब अगर तुमको कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा, कितने फ्रिंज से शिफ्ट होगा, पहले वहां पर कौन सा फ्रिंज था जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ, ये सारी बातें निकाली जा सकती हैं। कैसे? हमको तो अल्फा गिवन ही है ना, और ये डिस्टेंस अगर मैं y ले लूं, इफ दिस डिस्टेंस इज y, तो हमको tan बीटा या sin बीटा निकल सकता है। अब अगर एंगल छोटा होगा तो tan बीटा sin बीटा सेम हो जाएंगे, डेल्टा x हमको मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और सिंपली तुमको एक मिनट, अगर ये हाँ y का वैल्यू मिल जाएगा, y को बीटा से डिवाइड कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमसे अगर ये पूछा जाए कि सेंट्रल मैक्सिमा कितनी ऊपर शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन डी। अल्फा तो गिवन है ना, तो y निकल जाएगा ना, y इज इक्वल टू डी tan अल्फा। अगर स्मॉल एंगल होगा तो tan अल्फा को सिर्फ अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करके। कितने बीटा से शिफ्ट होगा, तो n इज इक्वल टू y बाई बीटा भी कर सकते हैं। पहले कहाँ कौन सा फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज था वहां शिफ्ट हुआ, इसको हमेशा n टाइम्स बीटा से रिप्लेस करने इक्वेट करने वाली बात को तुम ध्यान रखोगे। जब भी सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग की बात आती है, तो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ और कितने फ्रिंज शिफ्ट हुआ, ये भी बात कभी कभी पूछा जाता है। तो उसमें हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, n बीटा से इक्वेट करो, काम हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा, अगर मान लो n का वैल्यू समथिंग 3/2 आ गया, 5/2 आ गया, मतलब वो डार्क फ्रिंज के पोजीशन पर शिफ्ट हुआ है, थर्ड डार्क फ्रिंज, फिफ्थ डार्क फ्रिंज के पोजीशन पर शिफ्ट हुआ है। और n अगर हमारा इंटीजर आ गया, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन पर शिफ्ट हुआ है। और ऐसे जनरल वैल्यू तो बहुत सारे आ सकते हैं, वो मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होगा, वो एक जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से n बीटा के साथ इक्वेट करके हम n का वैल्यूज निकाल के थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं कि कितने फ्रिंज से शिफ्ट हुआ है। ऑब्लिक इंसिडेंस का एक क्वेश्चन पार्थ आपने जो भेजा था, क्या वो अब हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर। देखो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिए हुए हैं और ये सिलेबस का पार्ट है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, बच्चे एक बार में इसको नहीं ले पाते। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कॉन्सेप्चुअल। तो पहले तो इसको समझना ही एक अच्छा बात है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एक अलग बात है। थिन फिल्म क्या होता है, जैसे तुम लोग ने देखा होगा हुग्गा, सोप बबल। धूप में अगर सोप बबल फुलाएंगे तो ऐसा लगता है कि उसके सरफेस पर कलर तैर रहे हैं, देखे हो? या कोई भी डिटर्जेंट वगैरह, झाग वगैरह ऐसा कुछ रहे
तो जिसमें से बबल होते हैं, ऐसा लगता है धूप अगर हुई हो उस पर कलर तैर रहे हैं। ऑयल, अगर सोचो पानी के ऊपर ऑयल ऐसे बिखरा पड़ा है, उसके ऊपर भी ऐसा लगता है जैसे कलर तैर रहे हैं। ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये सब इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स के एग्जाम्पल है। क्या होता है बेसिकली, एक थिन फिल्म होती है, इसमें वेरिएशंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं सबसे बेसिक आपको अप्रोच, बेसिक तरीका जो है वो बताता हूँ। ये थिकनेस है थिन फिल्म्स की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। इसके ऊपर भी एयर है, इसके नीचे भी एयर है, ठीक है। जैसे सोप बबल की बात मैंने की, तो सोप बबल के अंदर भी एयर होता है, सोप बबल के बाहर भी एयर होता है, और वो जो मेम्ब्रेन होती है, हमने उस मेम्ब्रेन को ड्रॉ किया एक छोटा सा पार्ट। ऑयल, अगर हम लोग पानी के ऊपर ऑयल ऐसे स्प्रेड करेंगे तो ऑयल की एक लेयर बैठ जाएगी, तो वहां पर सिचुएशन थोड़ा अलग होगा। अगर वहां पर बात की जाए तो वहां सिचुएशन थोड़ा अलग होगा। ये ऑयल की लेयर, ये हमारा वाटर है, और ये हमारा एयर। तो बेसिकली ये वो थिन फिल्म है एक ऑयल की, जिसके ऊपर इंटरफेरेंस हो रहा है। नाउ द लोअर पोर्शन इज नॉट एयर, यहाँ पर ये वाटर हो गया। तो ये भी इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स की ही कहानी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफ अभी एयर हो, पहले इस बात को समझ लो, फिर इस बात को भी तुम रियलाइज कर सकते हो, इस पर कॉन्फिडेंस आ गया तो। क्योंकि नीचे हमेशा और ऊपर और नीचे मीडियम सेम हो ये जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी कि फिल्म के ऊपर और नीचे मीडियम सेम, मीडियम अलग हो सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसलिए बता देता हूँ कि बच्चे कुछ अपने मन से गेस मार कर लेते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी एक लाइट रे आ रही है, तो यू नो सम पार्ट ऑफ लाइट इज ऑलवेज गेट रिफ्लेक्टेड। ये कभी नहीं ऐसा होता कि पूरी की पूरी लाइट अंदर ट्रांसमिट हो जाए ना। हर सरफेस पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। हाँ, TIR जो फिनोमेना है, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि TIR एक ऐसा फिनोमेना है जो डेंसर से रेयर में होता है, और उसमें रिफ्लेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसलिए उसको टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन इन जनरल किसी भी इंटरफेस पर अगर लाइट जाता है तो वहां रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। अगर तुम देखो तो ये जो लाइट है इस पर थोड़ा एक नॉर्मल ड्रॉप है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। अब फिर से यहां पर एक रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां से एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा। इसको ऐसे देखो, एंगल सेम होने चाहिए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। फिर से ये जब लाइट रे यहाँ पर फॉल होगी, फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये जो लाइट रे है ये जब फिर से यहाँ पर आएगी, फिर से यहाँ पर, एक्चुअली मैंने एंगल थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, एंगल सेम ही रहने वाले, तो ये ऐसे, सॉरी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्लेक्टेड रेज, और इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। पहले तो ये डायग्राम समझ आया,
और बोले सर आपने इतने पर क्यों रोक दिया, और अब आगे बढ़ा सकते थे, ये जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट समझने जितना हमको बताना है वो इतने से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद भी रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन 2 वेव चाहिए थी इंटरफेरेंस के लिए, 2 वेव हमने यहाँ भी बना लिया, 2 वेव चाहिए थी इंटरफेरेंस के लिए, 2 वेव हमने यहाँ भी बना लिया। इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, बट इतना मिनिमम है। पहले क्या क्या हुआ ये समझ आ रहा है। लाइट रे एयर से डेंसर मीडियम में फॉल हुई, वहां पर एक रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से ट्रांसमिशन हुआ। इस तरीके से 2 वेव्स हमको मिल रही हैं जिसको हम रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं, और 2 वेव हम लोग को मिल रही है जिसको हम लोग ट्रांसमिटेड वेव बोलते हैं। इन दोनों में इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि ये जो 2 वेव्स हैं ये आगे जाके कहीं पर मीट करेंगे तो इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी होगी। सिमिलरली इन दोनों की भी अगर आगे सामने कहीं मीटिंग होती है तो इनमें इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कंडीशंस क्या बनेंगे, पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के थोड़े एंगल्स बड़े बड़े दिखाए हैं। ये जो एंगल आई लिया ये काफी बड़ा है। इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स में ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन बड़े जनरली इंजीनियरिंग में पूछते हैं, मेडिकल में नहीं पूछते। ये एंगल बहुत छोटा होगा, और अगर छोटा होगा तो डायग्राम देखने में कुछ ऐसा हो सकता है। कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना देते हैं। ये लाइट रे आ रही है, ये यहाँ से ऐसे ट्रांसमिट होके गई, ये रिफ्लेक्ट होके गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई। इस तरीके से मैं एकदम से ऐसा नहीं बना रहा, थोड़ा सा एंगल तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो डायग्राम बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। तो एंगल थोड़ा सा दिखाओ। ये दोनों पैरेलल हैं। कुछ इस तरीके से। तो ये जो वेव है 1 और ये 2, इसको हमने कहा था रिफ्लेक्टेड वेव। इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव पहला, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव। सबसे बड़ा बात है कि इसका पाथ डिफरेंस क्या लेंगे। ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस में जब ऑलमोस्ट ये एंगल 0 डिग्री के आसपास होगा नॉर्मल इंसिडेंस, तो पाथ डिफरेंस 1 और 2 के बीच का सिर्फ ये डिस्टेंस होता है। ये जो वेव यहां से अंदर गई फिर वापस आई, यही एक्स्ट्रा पाथ इस सेकेंड वेव ने 1 के रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। इसके बाद दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, किसी का कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं। एंगल्स बड़े होंगे तो डेफिनेटली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वो एक्स्ट्रा पाथ जो इसने कवर किया वो भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल इंसिडेंस की बात की जाए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ये हमारा जो वेव दूसरे मीडियम में गई, उसने टी, ये थिकनेस जो है वो टी है, तो ये इतना नीचे जाना फिर वापस ऊपर जाना, और एंगल्स छोटे रहेंगे तो ये टी डिस्टेंस ही नीचे जाएगा, ये टी डिस्टेंस ही वापस आएगा, ये सारे डिस्टेंस लगभग बराबर होंगे। तो 2 वाले वेव ने फर्स्ट वाले वेव से एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है, और वो कितना है, वो है हमारा 2t, बट ये ज्योमेट्रिकल पाथ है। हम लोग जब भी इंटरफेरेंस की बात करते हैं और जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं
वो ज्योमेट्रिकल पाथ नहीं होता, वो हमारा ऑप्टिकल पाथ होता है। ये ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ एक्सप्लेन करते टाइम हमने ये चीज बताई थी, दैट इज आवर ऑप्टिकल पाथ। तो मीडियम में ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में क्या रिलेशन होता है, म्यू टी, यानी कि डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा पाथ covered by wave 2 equals to 2 mu t। टी थिकनेस थी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो म्यू टी हमारा ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। आने इधर नीचे गया और ऊपर आया, दोनों को ऐड कर देंगे 2 म्यू टी। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते अगर एंगल बड़ा होता तो, इंजीनियरिंग में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अपने को यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये एक्स्ट्रा जो पाथ है उसको माइनस करना है, लेकिन अभी मैं एंगल्स को बहुत छोटे ले रहा हूँ, इसलिए ऑलमोस्ट ये नॉर्मल आउट बाहर निकल रही है, तो इसके बीच में कोई पाथ डिफरेंस अब नहीं लेंगे काउंट। लेकिन क्या यही हमारा एक पाथ डिफरेंस है या इसके अलावा भी कोई और पाथ डिफरेंस है? और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो क्या यही फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में या कोई और फेज डिफरेंस है? तो ये सिचुएशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ था वो एक रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन था। और रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन में एक एडिशनल पाई का फेज चेंज आता है। पाई फेज चेंज और पाई फेज डिफरेंस is equivalent to lambda by 2 path difference। ये चीज को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई वेव पाई से आगे चल रहा है यानी लैम्डा बाई 2 से आगे चल रहा है, ये वो जो रिलेशन है ना फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यहां से भी समझा जा सकता है। फाई को अगर तुम पाई लिख दो तो डेल्टा एक्स हमारा लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन के टाइम हमने बताया था कि एडिशनल पाई का फेज चेंज आता है। मतलब ये 1 वाली वेव जो है ये 2 से 2 का कितना एक्स्ट्रा पाथ है वो अलग बात है, लेकिन 1 से अगर सिंपली इस बात पर देखा जाए तो लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा पाथ लिए बैठी है और 2 ने कितना एक्स्ट्रा पाथ लिया, 2 म्यू टी। अब दोनों का जो पाथ डिफरेंस एक्चुअल होगा, एक मिनट, सो द पॉइंट इज 1 वाली जो वेव है उसका एडिशनल लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आ चुका है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब कहोगे सर दूसरी वाली वेव ने भी तो रिफ्लेक्शन हमने लिया है, बिल्कुल लिया है। यहां पर जो सेकंड सरफेस है नीचे यहां पर सी, यहां पर रिफ्लेक्शन तो काउंट किया ही है, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो यहां भी तो एडिशनल पाई का फेज चेंज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन है। तो यहां से यहां जो सेकंड वेव ने रिफ्लेक्ट किया है इसमें कोई फेज चेंज नहीं है, और ट्रांसमिशन में कभी फेज चेंज नहीं आता है। अगर फेज चेंज की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही होगा। तो क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, अब तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड वेव में जब हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे डेल्टा एक्स, so that will be equals to 2 mu t minus lambda by 2।
या लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस 2 म्यू टी, ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा पाथ डिफरेंस है। और ये जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ चुका है, यही सारी समस्या का जड़ है। क्यों? क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन निकालें, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 अगर लिखोगे एन लैम्डा के बराबर, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। कायदे से देखा जाए तो 2 म्यू टी, ये पाथ डिफरेंस सबको याद होता है। ये हम ट्रांसमिटेड वेव, ये जो ट्रांसमिटेड वेव के भी इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, तो पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी ही होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है, ये देखो, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जनरली ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है, और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन बन चुका है। और वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मिनिमा, इसके लिए डेल्टा एक्स 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 जो भी लैम्डा बाई 2 और मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। अब यहां पर अगर तुम 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 अगर ये लिखोगे, तो ये हमारा 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। यानी कि तुम देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन रिवर्स हो गए, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का जगह होता है। जनरली बच्चे याद करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो भी पाथ डिफरेंस होगा उसको एन लैम्डा के बराबर इक्वेट करना है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 से इक्वेट करना है। लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट में जब इंटरफेरेंस की बात होगी, तो ये कंडीशंस रिवर्स हो जाते हैं। क्यों रिवर्स हो जा रहे हैं? पाई का एडिशनल फेज चेंज आ गया बिकॉज ऑफ रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन, एंड दैट्स व्हाई। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी दूसरा जो डिस्कशन है कि ट्रांसमिटेड वेव के साथ क्या होगा। सर, ट्रांसमिटेड वेव में इंटरफेरेंस होता है। मैं एक बार नीचे लिखता हूँ, ट्रांसमिटेड वेव, इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड वेव। क्या इसमें भी कोई एडिशनल फेज चेंज की बात आएगी क्या? ध्यान से देखो, तो यहां पर ये हमारा एक तरीके से वेव 1 हो गया, ये वेव 2 हो गया। तो 2 ने डेफिनेटली 1 से ज्यादा पाथ कवर किया है, और वो एंगल छोटा होने पर 2 म्यू टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं रिफ्लेक्शन की बात। तो 2 1 जो है वो तो ट्रांसमिटेड, पहला ट्रांसमिशन दूसरा ट्रांसमिशन, उससे बना है 1, तो इसमें तो कोई फेज चेंज आएगा नहीं। जो 2 बना है वो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ है और एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर, 2 रिफ्लेक्शन हुए हैं। तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी कोई फेज चेंज नहीं होगा, डेंसर टू रेयरर, यहाँ पर भी डेंसर टू रेयरर, दोनों डेंसर टू रेयरर है, इसलिए इन दोनों रिफ्लेक्शन में कोई फेज चेंज नहीं है। यानी कि सिर्फ एडिशनल पाथ जिसने कवर किया है, विच इज इक्वल टू 2 म्यू टी। रिमेंबर दिस, फॉर अ स्मॉल एंगल इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2 म्यू टी। तो बस यही 2 म्यू टी एक्स्ट्रा पाथ इस 2 ने कवर किया है। मतलब इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड वेव में हमारा जो डेल्टा एक्स होगा ये सिर्फ और सिर्फ 2 म्यू टी होगा, कोई एडिशनल पाई का फेज चेंज नहीं है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंडीशन है फॉर मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा विच इज इक्वल टू 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये बिल्कुल वैलिड है। और फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और इसी को 2 म्यू टी
इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो दो अलग अलग सिचुएशंस है। ये एक जनरल सिचुएशन है जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। डेल्टा एक्स एक बार तुमने याद कर लिया, सपोज टू म्यू टी होता है तो उसको n लैम्डा से इक्वेट करना है मैक्सिमा के लिए और 2n-1 लैम्डा बाई 2 से इक्वेट करना है मिनिमा के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी डेल्टा एक्स होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये करना है। लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव में ये रिवर्स हो जाता है कंडीशन, और सबसे ज्यादा परेशानी का जो सबब है वो यही है। तो मैं इतना बता के आज अभी तुम लोग को छोड़ता हूँ। तुम लोग मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस, अभी तुम लोग कहीं और के क्वेश्चंस लो ना लो, पहले मॉड्यूल में तुम लोग खंगालो। लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व एग्जाम्पल में तुम लोग को जो जो टॉपिक में पढ़ा दिया उसके क्वेश्चंस निकालो और पहले उसको सॉल्व कर लो, बेसिक से लेके जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक बार जब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बन जाए तब तुम कहीं के क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टू स्टार्ट विथ सॉल्व एग्जाम्पल, ट्राई योरसेल्फ, और सेक्शन ए सेक्शन बी PYQs इनको एक बार देखो, रिलेट करने की कोशिश करो, जो वेरिएशन है उसको समझने की कोशिश करो। इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म्स पर कल भी कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे और फिर डिफ्रैक्शन हम लोग देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कल हम लोग क्लास को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। आज हमने पहले से नहीं बोला था, इसलिए कल हम लोग 11 बजे तक एक्सटेंड करेंगे।